चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। चलिए वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट। लेकर के चलते हैं आज आपको ईवीएस के उन महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चंस की ओर जो आपके एग्जाम के लिए काफी बेहद महत्वपूर्ण होंगे। चलिए दोस्त, आज की ये बेहद शानदार क्लास जो आपको विषय वस्तु के उन बारीक नजरिए, आपको विषय वस्तु के उन बारीक बिंदुओं पर आपकी समझ बनाएगी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी व्यापक महत्व रखते हैं। सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी लोगों को शुभ संध्या, सभी लोगों को संध्या की या संध्या अभिनंदन। चलिए स्टार्ट करते हैं और बस एक छोटी सी बात कहेंगे। आप स्टार्ट कर रहे हैं, बस स्टार्ट करते ही समय अब बस 10 सेकंड का समय लीजिए और एक शेयर करिए और क्लास को लेकर के आगे की ओर चला जाए। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बस एक छोटा सा शेयर करिए और तुरंत निकल चलते हैं। चलिए तुरंत आगे की ओर चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि यह मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज, दूसरों को बुलाने के लिए अलग आवाज। वह जीव कौन सा हो सकता है? कह रहा कि क्या वह जीव हाथी हो सकता है? कह रहा क्या वह जीव बाघ हो सकता है? कह रहा क्या वह जीव जिराफ हो सकता है? और ऑप्शन नंबर डी कह रहा क्या वह जीव कुत्ता हो सकता है? चलिए फास्ट कमेंट करेंगे। चलिए सभी लोग फास्ट कमेंट करेंगे, एकदम स्पीड से आपका कमेंट आना चाहिए। सभी लोगों का कमेंट एकदम स्पीड से आना चाहिए और ये एकदम बिल्कुल ऐतिहासिक। चलिए ठीक है, चलिए बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बिल्कुल बिल्कुल। तो मैक्सिमम के जवाब और एकदम स्पीड से आने चाहिए। आपके जवाब एकदम बिल्कुल स्पीड से आने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैक्सिमम, और मैक्सिमम का जवाब बी की तरफ जा रहा है। मैक्सिमम का जवाब बी की तरफ जा रहा है। देखिए बाघ की, आप जानते हैं बाघ की जो दहाड़ होती है, या बाघ की दहाड़ कितने किलोमीटर सुनाई देती है? तो मेरे भाई आप कहोगे कि बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर यहां पर सुनाई देती है। बाघ गुस्से में होता है तो उसके दहाड़ की आवाज अलग होती है। उसे बाघिन को बुलाना होता है तो वो अलग आवाज निकालता है। इस तरीके से उसको इकट्ठा होना होता है, समूह जब बनाना होता है तो वो अलग आवाज निकालता है। शिकार को पकड़ लेने या शिकार कर लेने के बाद लोगों को इकट्ठा करने के लिए अलग आवाज निकालता है। यह विशेषता बाघ में पाई जाती है। और बाकी कॉमन चीजें आप जानते हैं कि मूंछ के माध्यम से यह दिशा और शिकार का पता लगाता है और अपने मूत्र के माध्यम से अपने इलाके का निर्धारण करता है। और दूसरे बाघ जब इसके इलाके में आते हैं तो वह उनके मूत्र के गंध से वह आसानी से उनको पहचान लेता है। ये 5-6 कॉमन बातें ऐसी हैं, ये 5-6 बातें ऐसी हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। बाघ के लिए आपका राइट आंसर प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कि ये विविध प्रकार के आवाज निकालने के लिए बाघ जाना जाता है। लेकिन सुनिए, प्रश्न यहीं से खत्म नहीं होता। टॉप 30 ऐसे ही मैंने नहीं कह दिया। सुनिए बात को। एक है डॉल्फिन, ध्यान दीजिएगा। डॉल्फिन से भी एकदम सेम प्रश्न बन सकता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है कि वह कौन सा जलीय जीव है, वह पृथ्वी का कौन सा जीव है जो आपस में बातें करती है और बहुत आसानी से मनुष्यों से मित्रता कर लेती है। वह कौन सा जीव है जो आपस में बातें करती है, उनकी अपनी एक भाषा है जिनसे वे आपस में बातचीत कर लेती हैं और वह मनुष्यों से बहुत जल्द मित्रता कर लेती है। तो याद रखिएगा उसके लिए किसको? तो याद रखेंगे आप उसके लिए डॉल्फिन को। किसको याद रखेंगे? आप याद रखेंगे डॉल्फिन को। तो प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर आपका क्या हुआ? बाघ। और भारत का प्रश्न यह भी पूछ सकता है क्योंकि डॉल्फिन का जिक्र किया गया है आपके एनसीईआरटी के पेज में। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो आप बताओगे कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो वह भी आपका होगा डॉल्फिन। और वह डॉल्फिन जो गंगा नदी में, समुद्र वाला डॉल्फिन नहीं, जो गंगा नदी में अंधी डॉल्फिन पाई जाती है, वह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो ये 3-4 बातें स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर चलें।
स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर चले, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर चले। बिल्कुल बिल्कुल शानदार जवाब आना चाहिए आपका, बिल्कुल। चलिए आगे की ओर, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। असत्य कथन की पहचान करें। देखिए बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कह रहा कि ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। बी कह रहा पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकते हैं। सी कह रहा पक्षियों के द्वारा गर्दन घुमाकर देखा जाता है। और कह रहा पक्षियों की आंखों की पुतली घूम सकती है। चलिए आपको बिल्कुल बिल्कुल आपको कमेंट करना, बिल्कुल एकदम बेहद शानदार तरीके से आपको कमेंट करना है। क्या बात है, क्या बात है। मैक्सिमम का जवाब आ रहा है, मैक्सिमम का जवाब आ रहा है, मैक्सिमम का जवाब आ रहा है। चलिए मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए। क्या कह रहा है, ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होता है। तो यह बात सही है। आपने देखा होगा कि पक्षियों के सिर के मतलब दोनों तरफ आंखें पाई जाती हैं। तो यह पॉइंट्स आपका पूरी तरीके से क्या है, यह पॉइंट्स पूरी तरीके से सही है। तेरा पक्षी एक समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकते हैं। तो अधिकांशतः पक्षी यही होता है कि उनकी आंखें दोनों तरफ होती है और उनके आंख का डायरेक्शन ऐसा होता है कि वे एक साथ दो अलग अलग चीजों को, मतलब वो अलग अलग दिशाओं में देख रहे हैं, तो अलग अलग दो चीजों को एक साथ देख सकते हैं। यह भी बात पूरी तरीके से क्या है, सत्य है। यह बात सत्य है। पक्षियों के द्वारा गर्दन घुमा करके देखा जाता है। देखिए गलत क्या है और सही क्या है। पक्षियों के द्वारा गर्दन को क्या करके देखा जाता है, तो कह रहा घुमा करके देखा जाता है। इसका राइट क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा। पक्षियों के आंखों में पुतली घूम नहीं सकती, या पक्षियों के आंखों में ये ऊपर उसके पुतली पाई ही नहीं जाती, तो घूमेगी कहां से। मतलब इनके आंखों की पुतली घुमावदार नहीं होती है, और घुमावदार नहीं होती है इसलिए झटके से गर्दन इधर उधर इधर उधर हिलाते रहते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपका सी सही है भाई, गर्दन ज्यादा घुमाते, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन पक्षियों की आंखों की पुतली घूम सकती है, यह बात पूरी तरीके से गलत है। इनकी आंखों की पुतली नहीं घूम सकती, और इनमें जो घूमने वाली पुतली होती है वो पाई ही नहीं जाती, स्थायी तंत्र वाली पुतली पाई जाती है। अतः ये वाला आपका गलत हो गया, और ये गलत हो गया चूंकि आपसे असत्य कथन पूछा था। तो आपका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट आएंगे प्रश्न नंबर 3। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के मुख्य थीम से संबंधित नहीं है। देखिए आपकी समझ चेक हो जाएगी। ऐसे प्रश्न जो सीधे सीधे थीम, सीधे सीधे उपथीम नहीं दिखा रहे। बताइए, हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करती है, परिवार का अनावश्यक कार्य मनोरंजन के साधन की व्यवस्था करना है, करा सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी करा पृथ्वी पर सर्वाधिक जल समुद्रों में विद्यमान है। चलिए चलिए फास्ट कमेंट करेंगे, फास्ट कमेंट करेंगे। मैक्सिमम का जवाब प्रश्न नंबर 3 के लिए आना चाहिए, प्रश्न नंबर 3 के लिए जवाब आना चाहिए, मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए। देखिए भाई 6000 से ज्यादा लोग हैं, 6000 से ज्यादा लोग हैं, और मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए, मैक्सिमम का कमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3। चलिए कुछ लोगों का जवाब डी आने लगा है, कुछ लोगों का जवाब प्रश्न नंबर 3 का डी आने लगा है। चलिए कह रहा कि मुख्य थीम से संबंधित नहीं है। आपको मैं बताया था, याद रखिए क्या क्या मैं आपको बताया हूं। मुख्य थीम की संख्या 6। क्या, परिवार एवं मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्रा, हम जो सोचते हैं हम जो करते हैं। मुख्य थीम की संख्या कितनी मेरे भाई, 6। कौन कौन सा, परिवार, मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्रा, हम जो सोचते हैं हम जो करते हैं। और उप थीम की संख्या कितनी, तो आप बताओगे 4। कौन कौन सा, संबंध, कार्य, खेल, पशु, पक्षी। चलो देखते हैं क्या है। हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करती है। ये हाथी एक प्रकार की क्या है, पशु है, तो ये इसका मतलब इसका संबंध ऑप्शन नंबर 1 का निष्कर्ष निकला, पशु। परिवार का अनावश्यक कार्य मनोरंजन के साधन की व्यवस्था है, इसका मतलब बी आपका है संबंधित किस चैप्टर से, तो आप बताओगे कि ये परिवार से है। सी करा सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। प्रोटीन या सोयाबीन हम प्रयोग करते हैं किसके रूप में, तो आप बताओगे कि भोजन के रूप में। आप बताओगे किसके रूप में, भोजन। पृथ्वी पर सर्वाधिक जल समुद्रों में विद्यमान है। अब देखिए आप मैक्सिमम डी का जवाब, मैक्सिमम जवाब डी दे रहे थे, मैक्सिमम जवाब मेरे भाई डी दे रहे थे। अब जरा आप कमेंट करिए। देखिए
हमने बताया कि मुख्य थीम की संख्या 6, परिवार एवं मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्रा, हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं। लेकिन पशुएं तो उप थीम है ना। और हाथी जो गंदे पानी में खेलना पसंद करती है वो क्या है? तो हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करती है, वह एक पशु है और पशु हमारा उप थीम से संबंध। देखिए ऐसे भी आपको चकमा दिया जा सकता है। चलिए एक बार हम आपके कमेंट देख लेते हैं। चलिए मैक्सिमम का कमेंट देख लेते हैं। मैक्सिमम का देखिए, आप पलटी मारेंगे, आप पलटी मारेंगे और देखिए इस क्लास का पहला झटका मैंने आपको दिया, इस क्लास का पहला झटका आपको दे दिया और अभी लगातार आपको आगे की ओर बढ़ना है, लगातार आगे की ओर बढ़ना है, लगातार आगे की ओर बढ़ना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्रश्न नंबर 4, वेल्को का आइडिया सर्वप्रथम किस देश से आया? वेल्को का आइडिया किस देश से आया है? चीन से, भारत से, जापान से, करा स्वीडन से। वेल्को क्या होता है? अरे मेरे भाई, संडिल खरीदते हैं तो चर्र चर्र निकालने पर जो छोटा बड़ा करने वाला होता है ना, हाँ या ना? अरे संडिल खरीदते हो तो उस पे वेलक्रो होता है ना। ये देखिए ऐसे जो ये इस प्रकार की पट्टी हो गई, इसमें ऐसे कुछ खुरदुरा होता है और ऐसे इसको चिपकाने वाला एक होता है। जैसे हमने माना ये हो गया तो ये इस तरीके से हो गया, तो हमने ये माना कि जैसे ये हो गया। अब ये भी इस तरीके से होता है और इसको हम क्या करते हैं, तो हम इसको इस पे चिपकाते हैं, चर्र चर्र खोलते हैं ना। कुछ ऐसे हमारे पौधे होते हैं जिसमें वेलक्रो के गुण पाए जाते हैं। अगर आप खेतों की तरफ जाए तो आपके कपड़े में पकड़ लेते हैं, आपके शरीर में पकड़ लेते हैं। उसी से आइडिया आया था वेलक्रो का। और वेलक्रो का आइडिया भारत में आया या पूरी दुनिया में गया कहां से? तो याद रखना ये पूरी दुनिया में गया है स्वीडन से। तो ध्यान दीजिएगा, इस द राइट आंसर क्या होगा? इस द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन। तो ये याद रखिएगा। और देखिए मैंने इसको कई बार हाईलाइट किया है वेलक्रो को। वेलक्रो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा इस बात को समझिएगा। इस द राइट आंसर आपका प्रश्न नंबर 4 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, तो वेलक्रो का आइडिया सर्वप्रथम किस देश से आया? बताओगे कि स्वीडन से आया। कहां से? स्वीडन से। आगे की ओर बढ़िए दोस्त। प्रश्न नंबर 5, मिर्च हमारे यहां कहां से आया है? देखिए इस प्रश्न में एक कंफ्यूजन भरा होता है, आज उस कंफ्यूजन को पहले दूर करिए। एक तो याद रखेगा, मिर्च हमारे यहां कहां से आया? एनसीईआरटी साफ साफ जिक्र करती है कि कहां से आया है। आप बताओगे दक्षिण अमेरिका। लेकिन यही बात एक बार दूसरे एग्जामों में पूछ लिया था। अब ये ऑप्शन में आपके 4 के 4 दिया है, अमेरिका, जापान, पुर्तगाल और चीन। अब ये अमेरिका और आपका क्या दिया है? ये पुर्तगाल दिया है। अब अमेरिका का मतलब अगर आपको दिया है तो देखिए इसका जवाब अमेरिका हो सकता था, लेकिन आयोग ने इसका जवाब माना है पुर्तगाल। पुर्तगाल से गया दक्षिण अमेरिका और मतलब सबसे पहले यह समझिए, दक्षिण अमेरिका से गया कहां? पुर्तगाल। और पुर्तगाली इसको लेकर के आए कहां? भारत। अब आप हो जाओगे कंफ्यूज, मतलब ये सबसे पहले कहां उगाया गया? दक्षिण अमेरिका। आप एनसीईआरटी में भी पढ़ोगे। प्रश्न देखो क्या कह रहा, मिर्च हमारे यहां कहां से आया। मतलब ये बात कर रहा है कि भारत में कहां से आया। पृथ्वी पर उगाता है कौन, इससे नहीं मतलब, पहले कौन उगाया नहीं मतलब प्रश्न की बारीकी आप समझो, प्रश्न की बारीकी आप समझो। तो देखिए याद रखिएगा कि भारत में, अब देखिए अमेरिका भी ऑप्शन में है, ऑप्शन में पुर्तगाल भी है, लेकिन आपका जवाब पुर्तगाल होगा, ना कि अमेरिका होगा। याद रखना मेरे भाई, याद रखना। इज द राइट आंसर क्या होगा? इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पुर्तगाल। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा, उबला दूध पचने में कितना समय लेता है? बहुत शानदार प्रश्न है। कच्चा अंडा कितना समय लेता है? पका हुआ अंडा कितना समय लेता है? कच्चा दूध कितना समय लेता है? उबला दूध। ये 1 नंबर का प्रश्न फंसाएगा ही फंसाएगा आपको। बताइए उबला दूध पचने में कितना समय? 2 घंटे कह रहा कि 1.5 घंटे, 2.15 घंटे कह रहा, इनमें से कोई नहीं। चलिए फास्ट कमेंट करेंगे, मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए मेरे भाई, मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए, मैक्सिमम का कमेंट। चलिए मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए। देखिए इतने से काम नहीं चलेगा, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा आपका, बिल्कुल भी नहीं। मैक्सिमम सभी के कमेंट आने चाहिए। आज मैं आपको अब क्लास के दौरान ना तो मैं आपको लाइक करने के लिए बोलूंगा और ना तो मैं आपको शेयर करने के लिए बोलूंगा। आप बिल्कुल नहीं, सिर्फ आप पढ़िए और हाँ आपके हित की बात है आप कमेंट जरूर करिए। आपके हित की बात है आप कमेंट जरूर करेंगे, आपके हित की बात है आप कमेंट जरूर करो। आप चाहे लाइक मत करो कोई बात नहीं, आज लाइक नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन कमेंट आप पहले करेंगे, कमेंट में आप प्रथम स्थान पे होंगे।
चलिए कमेंट आप प्रथम स्थान पे होंगे। चलिए बताएं, जैसे अगर हम सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें कि कच्चा दूध, मैं सबसे पहले आपको सिर्फ इतना बात कहता हूं, क्या कच्चा दूध पचने में कितना समय लगता है, नोट करते रहिएगा, कच्चा दूध पकने में कितना समय लगता है। आप बताओगे कि ये पकने में 2 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? 2 घंटे 15 मिनट। अगर आपसे कहता है कि कच्चा अंडा पचने में आपको कितना समय लगता है, तो आप बताओगे कि 1.5 घंटे का समय लगता है। और 2 घंटे का समय लगता है किसमें? तो 2 घंटे का समय लगता है उबले दूध में। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। स्क्रीनशॉट लीजिए, फास्ट स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए, मैक्सिमम का जवाब। बिल्कुल शानदार, बिल्कुल नहीं भाई, हाँ बिल्कुल। कच्चा मिल्क 2 घंटा 15 मिनट, कच्चा अंडा 1 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा उबले दूध को आपको पचने में लगता है। ये इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न है भोजन से और भोजन को संरक्षित करने के उपाय या भोजन को सुरक्षित रखने के उपाय। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? पके हुए चावल को हम खुले में नमी से बचा करके रखते हैं। कह रहा कि दूध को हम लंबे समय तक रखने के लिए उबालते हैं समय समय पर। कह रहा आम को लंबे समय तक रखने के लिए हम उसको अचार बना देते हैं। और कह रहा हरा धनिया को हम गीले कपड़े में लपेट करके रखते हैं। चलिए फास्ट कमेंट करेंगे, फास्ट कमेंट आना चाहिए, मैक्सिमम के कमेंट आना चाहिए। बिल्कुल मैक्सिमम के कमेंट आना चाहिए, मैक्सिमम के कमेंट आना चाहिए, मैक्सिमम के कमेंट एकदम फास्ट। भाई देखिए, मैं एक बात बताऊं, आप मेरे पढ़ाने से संतुष्ट हो या ना हो, मैं आपके कमेंट करने की गति से असंतुष्ट हूं। मैं आपके कमेंट करने की गति से असंतुष्ट हूं। जितने लोग 9000 हो गए भाई, 9000 कमेंट करो, चीजें याद हो जाएंगी। यार सीटेट है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, करिए सभी लोग कमेंट करिएगा। फास्ट कमेंट आना चाहिए, बिल्कुल फास्ट कमेंट आना चाहिए। चलिए मैक्सिमम का जवाब आना है, मैक्सिमम। चलिए ये इस तरीके से कमेंट थोड़ा फास्ट करिए। तो चलिए देखिए भाई, हरा धनिया, पालक या इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां, मैं एक शब्द में टोटल लिख दूं कि हरी पत्तेदार सब्जियां। क्या? हरी पत्तेदार सब्जियां। ये क्या है? तो याद रखिए, इनको आप गीले कपड़े में लपेट करके रखते हैं तो ये खराब भी नहीं होती है और ये नुकसान भी नहीं पहुंचाते। अधिकांश लोग इसको फ्रिज में रखते हैं और वो जैसे ही नमी मिला वो सड़ने लगती है। आम का अचार बना करके, आम की जो पापड़ होता है, आम का पापड़ बना करके, इस तरीके से हम आम को, जिसको अमावट भी बहुत जगहों पे बोलते हैं, तो इसको हम बना करके हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। आम का, इसके अलावा आम का भाई अचार बना लिया, आम का अमावट बना लिया, इस अमावट को हम लोग पापड़ भी बोलते हैं। इसके अलावा आम का अमचूर बना लिया, तो ये बना करके हम आम को लंबे समय तक रख सकते हैं। इसका मतलब ये भी सही मैच है, ये भी दूध को उबालकर हम लंबे समय तक रख सकते हैं। इसके अलावा दूध से, जैसे हमने पनीर बना लिया, दूध से हमने घी बना लिया, दूध को हमने मक्खन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो इसके माध्यम से हम इसको लंबे समय तक रख सकते हैं। लेकिन पके हुए चावल को भी हम गीले कपड़े से ढक करके रखते हैं, ना कि खुले में नमी से बचाकर। अब प्रश्न यह है कि भाई ठीक है, ये गलत है, ये सही आंसर है, लेकिन एक बात और कि खुले में नमी से बचाकर हम किसको रखते हैं? तो याद रखिएगा, आलू कहां, कैसे? खुले में नमी से बचाकर। प्याज कैसे? लहसुन तो हम कैसे रखते हैं? लहसुन। इसी के साथ अदरक, जो आपका अदरक होता है, ये सभी चीजें ऐसी है जिसको हम नमी से बचाकर कैसे रखते हैं मेरे भाई? सूखा। राइट आंसर ए। स्क्रीनशॉट लो, फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, फास्ट स्क्रीनशॉट। अच्छा, ये फरासी सर क्या बात है, बिल्कुल मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए। अच्छा आराम से बोले, नहीं भाई आज मेरे अंदर जोश है और मैं चाहता हूं टॉप 30 है,
ऐसे ही मैं आपकी 5-6 बार अगर मैं मदद कर दूं, जैसे आज मैं कर रहा हूं नए प्रश्नों के साथ 5-6, सभी लोग एक बार लिखो आपको क्लास कैसी लग रही है, क्या मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, क्या आज जो वादा किया था पूरा कर रहा हूं कि नहीं। 7 बजे तक नहीं तैयार कर पाया, मैं दिन भर पढ़ा रहा था, 7 बजे नहीं तैयार कर पाया, फिर मैं कहा 8 बजे, 9 बज जाता, 10 बज जाता, लेकिन आज टॉप 30 का वादा था, दे करके रहता आपको। एक बार लिखिए सभी लोग। चलिए, आप शेयर मत करिए, मैं नहीं कहूंगा आप शेयर करिए, शेयर मत करिए, लाइक मत करिए, लेकिन लिखिए, कमेंट करिए, आप सही आंसर कमेंट करिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मैक्सिमम का जवाब। चलिए आइए, प्रश्न नंबर 8, करा अल-बरूनी के यात्रा विवरण के बारे में असत्य कथन की पहचान करिए। फिर से आपको गलत कथन बताना है। कह रहा भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर है। एक बात ध्यान दीजिएगा, अल-बरूनी ल, तालाब ल, ये मैं इसको याद रखिएगा, तालाब अल-बरूनी, बस ठीक है ना। तो भाई एक प्रश्न ऐसे ही पूछ देगा कि अल-बरूनी ने भारत में क्या सबसे प्रसिद्ध वर्णन किया है, आपका जवाब होगा मेरे भाई क्या, तालाब। कह रहा भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर है। कह रहा पत्थरों से लोहे के कुंडों और सारियों नहीं सीढ़ियों होगा, ये ध्यान दीजिएगा, सीढ़ियों, सारियों नहीं सीढ़ियों होगा, कि सीढ़ियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। कुंड और जो, अच्छा सरिया होगा, नहीं सीढ़ी नहीं, सरिया होगा, सारिया नहीं सरिया, सरिया छड़ को बोलते हैं ना। और कह रहा कि तालाब की सीढ़ियां चढ़ने व उतरने के लिए एक प्रकार की होती है। और कह रहा अल-बरूनी उज्बेकिस्तान का निवासी था। फास्ट कमेंट करेंगे। यात्रा नामक चैप्टर का शानदार प्रश्न है जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। मैक्सिमम के द्वारा कमेंट किया जाएगा, मैक्सिमम के द्वारा कमेंट किया जाएगा। मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए दोस्त, मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए, मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए। चलिए चलिए, मैक्सिमम देखो, भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर है। अल-बरूनी ने सबसे बेहतर वर्णन ही किया है किसका, तालाब का, ये याद रखना। उसने कहा कि भारत के लोगों को तालाब बनाने में सबसे ज्यादा पारंगत है, और ऐसे तालाब जो डेली यूज के लिए है और उसकी व्यवस्था है उससे भी बेहतर की गई है, मतलब सबसे बेहतर वर्णन तालाब का। कह रहा पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे, मतलब तालाब के चारों तरफ जगह स्थान बनाया जाता है जिसपे लोग बैठ सके और उस तालाब के किनारे बैठ करके उस मतलब मधुर दृश्य का अवलोकन कर सके। कह रहा कि तालाब की सीढ़ियां चढ़ने व उतरने के लिए एक होती है। ध्यान दीजिए, अल-बरूनी ने जो वर्णन किया है और जो बनाया जाता था, जो मुख्य रूप से राजस्थान की विशेषताओं के तहत था, कि चढ़ने के लिए अलग सीढ़ी, उतरने के लिए अलग सीढ़ी, ताकि भीड़ लगने पर तालाब में जाने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। चढ़ने के लिए अलग सीढ़ी, उतरने के लिए अलग सीढ़ी, इसका मतलब ये गलत है, और ये गलत है तो ये सही है। अल-बरूनी कहां का था, अल-बरूनी उज्बेकिस्तान का निवासी था, याद रखना। तो ए बी सी डी आपका सही है, सी गलत था, और सी गलत था तो चूंकि असत्य कथन बताना था। राइट आंसर क्या होगा, चलिए बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैक्सिमम आगे की ओर बढ़िए, मैक्सिमम आगे की ओर बढ़िए। आइए प्रश्न नंबर 9, दड़की माई प्रकरण के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। बहुत फेमस, एनसीईआरटी का फेमस प्रश्न। देखिए इसमें फेमस है कौन, दड़की माई। दड़की माई किसके लिए फेमस है, तो सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ते रहिए। दड़की माई प्रसिद्ध है घरेलू नुस्खे के लिए, किसके लिए, घरेलू नुस्खे के लिए, किसके लिए, घरेलू नुस्खे के लिए प्रसिद्ध है। दड़की माई किसके लिए प्रसिद्ध है, घरेलू नुस्खे के लिए प्रसिद्ध है। देखिए कुछ लोग लिख रहे हैं कि ये लाइव रहेगा प्राइवेट, देखिए मैं कल की क्लास में बताया था, आज भी मैं कह दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट मैटर है, केवल लाइव रहेगा। आप बस इतना है, अगर आप चाहते हो, आप आपके मित्र अगर आप चाहते हो लाभ लें, तो जो आप करना चाहे कर लीजिए, मतलब समझ गए होंगे क्या करना है, ठीक है ना। लेकिन ये बात याद रखिएगा, जो मैं कहता हूं आपको पता होगा, ठीक है ना। चलिए मैक्सिमम आगे की ओर बढ़िए। तो दड़की माई किसके लिए, घरेलू नुस्खे के लिए फेमस है। करा इनका संबंध राजस्थान के अलवर जिले से है। बी करा इन्होंने कुओं के निर्माण पर कार्य किया है। सी करा इनके गांव के लोग वर्तमान समय में दूध का मावा होगा, मात्रा नहीं, दूध का मावा बनाकर बेचते हैं। और डी करा इनका नाम जल संरक्षण से जुड़ा हुआ है। कमेंट करेंगे, मैक्सिमम कमेंट करेंगे, फास्ट कमेंट करेंगे, मैक्सिमम कमेंट करेंगे, मैक्सिमम कमेंट करेंगे, मैक्सिमम कमेंट करेंगे। मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए। मैक्सिमम देखिए क्या कर रहा है, दड़की इनका संबंध राजस्थान के अलवर जिले से है, बिल्कुल है भाई,
ये राजस्थान के अलवर जिले से थी। और ये घरेलू नुस्खे के साथ साथ, इनका घरेलू नुस्खे के साथ दड़की माई ने सबसे बेहतर ये कहा था, इन्होंने क्या किया कि राजस्थान के अलवर जिला जो है, यहां पर जल की बहुत ज्यादा कमी पाई जाती है, और जल की कमी और कुओं में पानी का स्रोत बहुत नीचे होता है, मतलब स्रोत बहुत नीचे होता है, और रात भर इनके यहां के लोग कुओं से पानी निकालते थे। तब मुश्किल से दिन भर के बचा बचा करके अगर पानी से काम करें तो बचा बचा करके, मतलब बहुत मुश्किल से काम हो पाता था, बड़ी मुश्किल से यहां की व्यवस्था चल पाती थी। दड़की माई ने प्रयास किया, इन्होंने सबसे बेहतर प्रयास किया, और सब लोग मिले, सब एकजुटता बनाई, और एकजुटता बना करके सबने क्या किया, सबने एकजुटता बनाई और एकजुटता बना करके तालाब का निर्माण किया, और वह तालाब के माध्यम से वर्षा के जल को रोका गया, और उससे गांव में जल की जो समस्या थी, उसमें गांव में जो पानी की समस्या थी वो समाप्त हो गई, और ये समाप्त होने के कारण इनका नाम फेमस हो गया। देखिए कहानी पूरी आपको दिमाग में बैठ गई होगी। इनका संबंध राजस्थान के अलवर जिले से है। इन्होंने कुएं के निर्माण पर कार्य किया। नहीं भाई, इन्होंने कुएं के निर्माण पर नहीं, बल्कि इन्होंने किसके निर्माण पर, तो याद रखना, इन्होंने तालाब के निर्माण पर कार्य किया। करा इनके गांव के लोग वर्तमान समय में दूध का मावा बना करके बेचते हैं। ये सबसे फेमस टर्म इनका है, ये बात याद रखिएगा। और इनका नाम जल संरक्षण। तो भाई वर्षा का जल तालाबों में संरक्षित हो, वर्षा का जल तालाब में इकट्ठा हो, तो ये इनका नाम जल संरक्षण से होगा कि नहीं, ये हिडन बात है। तो याद रखिएगा कि आपका गलत जवाब क्या है, बी है, कि इन्होंने कुएं के निर्माण पर कार्य नहीं किया, इन्होंने तालाबों के निर्माण। ए सी डी सही है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर, प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे की ओर बढ़िए। प्रश्न नंबर 10, असत्य कथन की पहचान करें। आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। क्या? मलेरिया की दवा सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती है। एनीमिया का उपचार होगा, एनीमिया का उपचार गुड़, आंवला व हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। सांप के काटने की दवा सीरम है, और कह रहा इनमें से कोई नहीं। देखिए असत्य कथन की पहचान करनी है, मतलब गलत बताना है। कह रहा मलेरिया, तो आप जानते हैं प्लाज्मोडियम जो होता है, यह मूल रूप से जो इसके प्रोटोजोआ, क्या इसके जो प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोआ जनित प्रोटोजोआ जो होते हैं, यह ब्लड में प्लाज्मोडियम के रूप में पाए जाते हैं, और इसी से हम पता लगाते हैं मलेरिया हुआ। और मलेरिया की दवा सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। सुनिए, सिनकोना पेड़ की छाल को सबसे पहले लोग उबाल करके पीते थे, लेकिन अब वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी आगे की ओर बढ़ी, और सिनकोना पेड़ की छाल से सीधे दवा बना करके बेचा जाता है। यह प्रश्न आपको उलझा सकता है कि पहले और अब में, पहले और अब में, तो इसको आपको याद रखना है कि पहले पूछेगा कि उबाल कर, पहले इसके तने की छाल को उबाल कर तब प्रयोग किया जाता था, और वर्तमान समय में इसकी दवा बना करके। एनीमिया, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती, एनीमिया, और वे चीजें जिनमें लौह तत्व पाया जाता है, गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी। और अगर हरी पत्तेदार सब्जी में सबसे ज्यादा, तो याद रखना क्या, याद रखना मेरे भाई, पालक। ये चीजें एनीमिया का सबसे बेहतर उपचार मानी जाती है। और कह रहा सांप के काटने की दवा सीरम है। सांप के 2 खोखले दांत पाए जाते हैं, और सांप कंपन के माध्यम से सुनता है, और सांप के काटने की दवा सीरम, ये भी सही है। इसका मतलब इसमें कोई भी असत्य नहीं है, अतः राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बैक, मैक्सिमम। आइए प्रश्न नंबर 11, मलेरिया के परजीवी। मैंने अभी बताया, लेकिन यह बहुत शानदार प्रश्न है। देखिए इसमें 2-3 प्रश्न छिपा है, गंभीरता से समझना। मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज के लिए रोनाल्ड रोस को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1900 में, 1902 में, 1905 में, 1910 में। देखिए पहली बात तो मलेरिया, मतलब मलेरिया जो परजीवी है, ये किस रूप में मिलता है ब्लड में? प्लाज्मोडियम के रूप में। किस रूप में, ये आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये देखिए ये आपके एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है। तो याद रखिए मलेरिया किसके रूप में हमारे ब्लड में मिलता है? आप बताओगे प्लाज्मोडियम के रूप में। किसके रूप में? प्लाज्मोडियम। दूसरी बात कि मलेरिया की खोज किसने किया था? लिखिए रोनाल्ड रोस ने किया था, और रोनाल्ड रोस को इसके लिए
चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार आप जानते हैं ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। ये इनको मिला था 1902 ईस्वी में। अगर कहे रोनाल्ड रोज की मृत्यु कब हुई थी, रोनाल्ड रोज की मृत्यु कब हुई थी, तो याद रखना 1905 में हुई थी। कब हुई थी मेरे भाई आप बताओगे? 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। मैक्सिमम का सही जवाब जा रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 12, पहाड़ पर चढ़ते समय ग्रुप लीडर जिसको शेरपा, भाई कभी कभी ये पूछ सकता है कि पहाड़ पर चढ़ने वाले, चूंकि यात्रा चैप्टर का बहुत शानदार प्रश्न है, तो ग्रुप लीडर जो होता है उस ग्रुप लीडर को हम किस नाम से पुकारते हैं मेरे भाई आप बताओगे? शेरपा के नाम से पुकारते हैं। क्या बोलते हो मेरे भाई? आप बताएंगे हम इसको शेरपा के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेरपा। आगे की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है इसकी जिम्मेदारी पर विचार करिए। एक तरफ बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ग्रुप में सबसे आगे की ओर चलना, जो चल न पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ना। कह रहा सबके खाने पीने का इंतजाम देखना, और कह रहा बताइए सही क्या है गलत क्या है। देखिए ए में ए बी कह रहा है, बी में ए बी सी कह रहा है, सी में ए सी डी कह रहा है, और डी में ए बी सी डी कह रहा है। चलिए फास्ट कमेंट करेंगे। भाई ये बताओ 10,500-11,000 लाइव हो, ये इतना स्लो कमेंट आना चाहिए क्या? इतना स्लो कमेंट नहीं आना चाहिए भाई। नहीं बिल्कुल नहीं भाई, ये चीजें आपका एक्सेप्ट नहीं, ये मैं एक्सेप्ट नहीं करता। सारे लोग कमेंट करिए, ये चीजें याद हो जाएंगी, तैयार हो जाएगा भाई, ये तैयार हो जाएगा। फास्ट कमेंट आगे बढ़िए, फास्ट कमेंट आगे बढ़िए। चलिए बिल्कुल मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए। देखिए शेरपा आप जिसे बोलते हैं बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना। हाँ भाई, इसको ये रखा जाता है कि जो वहां पे ऐसी परिस्थिति में आ गया, सामान नहीं उठा पा रहा है, वो समायोजन नहीं कर पा रहा है, उसकी मदद करना, ये बात सही है। ग्रुप में सबसे आगे चलना ये बिल्कुल गलत है भाई। ग्रुप में सबसे पीछे चलेगा तभी तो देखेगा किसको क्या समस्या क्या परेशानी, ये गलत है। करा जो चल ना पाए उसका हाथ पकड़ करके चढ़ना या चढ़ाना, ये बात बिल्कुल पूरी तरीके से सही है। करा सबके खाने पीने का इंतजाम देखना, ये भी सही है। तो देखिए मतलब आपका ए सही है, सबसे आगे चलना गलत है, सी सही है, डी सही है। मतलब ए सी डी, देखिए ये नहीं होगा, ए सी डी ये भी नहीं होगा, ए सी डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या बात है मेरे शेरों, बिल्कुल एकदम गजब, बिल्कुल एकदम शानदार जवाब आ रहा है। आइए प्रश्न नंबर 13 की ओर। ट्रॉली यात्रा का संबंध किससे है? मैक्सिमम जवाब देंगे। देखिए ट्रॉली यात्रा पूछ रहा है, गुजरात, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। ट्रॉली होता क्या है? जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे ये देखिए ये दो पहाड़ियां हैं और इस पहाड़ियों में एकदम बिल्कुल दुर्गम स्थान है। तो अब हमने माना कि यहां पर कोई रह रहा है और उसको यहां तक जाना है। तो आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में ये जो इस तरीके से ट्रॉली का निर्माण कर दिया जाता है और ये यहां पे रस्सी के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। रस्सी के सहारे एक स्थान से ये चलता रहता है और इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसमें बच्चे या जिसको भी जाना होता है ये इस प्रकार से यहां पर यात्रा करता है, वो इस प्रकार से यहां यात्रा करता है। तो ये याद रखिएगा कि ट्रॉली करा गुजरात, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लद्दाख होगा। इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लद्दाख होगा। चलिए मैक्सिमम जवाब देंगे। मैक्सिमम का जवाब लद्दाख ही आ रहा है, मैक्सिमम का जवाब लद्दाख आ रहा है। इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी। आइए प्रश्न नंबर 14 के क्रम की ओर चलते हैं। कह रहा वल्लम का संबंध किससे है? बहुत शानदार प्रश्न। वल्लम का संबंध किससे है? कह रहा जानवरों की रक्षा के लिए जो लिया जाता है उससे है। कह रहा शिकार के लिए किया जाता है, पानी पार करने के लिए किया जाता है और कह रहा इनमें सभी के लिए किया जाता है। बताया, बिल्कुल शानदार जवाब आना चाहिए। सभी लोग भाई ये नहीं, सभी लोग ये कमेंट एकदम फास्ट होना चाहिए। ये कमेंट की स्पीड बताएगी कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूं। ये आपके कमेंट की, बिल्कुल कमेंट की स्पीड बताएगी कितना चल रहा है। और देखो दोस्त, ये केवल लाइव है और सबसे महत्वपूर्ण है आप समझना भाई। देखो आप समझना, आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं ना? लग रहा है ना कि मास्टर मेहनत किया है? लग रहा है ना? ये है वास्तव में। ये चीजें आप देखिए, समझिएगा, इसका महत्व आपको बाद में समझ में आएगा। चलिए बिल्कुल आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए वल्लम का संबंध किससे है? तो ये याद रखिएगा कि ये जो इस प्रकार से नाव
जल में जो नाव बनाई जाती है, तो इस नाव को चलाने के लिए ये ध्यान दीजिएगा कुछ इस तरीके से, जिसको आप बोलते हो पतवार। ये नाव चलाने के लिए ये बना होता है क्या, पतवार, और इसी को कहा जाता है क्या, वल्लम। याद रखिएगा, ये नाव को चलाने के लिए जो मूल रूप से पतवार होता है, इसी पतवार को बोलते हैं वल्लम। याद रखिएगा। और आप अपने बोलचाल की भाषा में जानते हो कि जो बल्लम इस तरीके का होता है, तो आपकी एनसीईआरटी भाई ये इस तरीके का जो बल्लम होता है ना, ऐसा बर्छी की तरह जो होता है, तो आप इसी को बल्लम बोलते हो। लेकिन यहां पर एनसीईआरटी का जो प्रकरण है, ये बल्लम इससे नहीं है, बल्कि आपके कक्षा जो आपका एनसीईआरटी दिया आसपास, उसमें बल्लम का संदर्भ पानी पार करने के लिए नहीं होगा डी, नहीं होगा ए, नहीं होगा बी, नहीं होगा ए, नहीं होगा बी, नहीं होगा डी। मैक्सिमम का जवाब नहीं भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा आपको। बिल्कुल शानदार जवाब, बिल्कुल। चलिए आगे की ओर आइए, आगे की ओर। प्रश्न नंबर 15। अभी तो ये हवा चली है, अभी तो सुनामी आएगी, अभी तो आप 15वें प्रश्न में पहुंचो, अभी 30 तक जाना है। जोश नहीं ठंडा होना चाहिए, ना मेरा ना आपका। बिल्कुल फास्ट कमेंट करते रहेंगे और आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। जुगाड़ गाड़ी का वर्णन कक्षा 3 के किस पाठ में किया गया, चलिए बताइए। कह रहा कि नानी के घर तक कैसे कैसे बदले, कह रहा चलो चले स्कूल, और कह रहा पहाड़ों से समुद्र तक। चलिए मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए, मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए, मैक्सिमम का कमेंट, मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए दोस्त, मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए। चलिए मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए, मैक्सिमम का कमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर। तो क्या कह रहा है, जुगाड़ गाड़ी, जुगाड़ गाड़ी किसको बताया, जैसे वर्तमान समय में बैटरी रिक्शा चलती है ना, तो इसमें देखिए कहा क्या गया है, इस पाठ का नाम। चलिए कमेंट करते हैं, तब से सुनिए। बच्चों को स्कूल लेकर के जाने के लिए, मतलब बच्चों का स्कूल दूर होता था, तो गांव वालों ने जुगाड़ किया, जुगाड़ करके गाड़ी बनाई। वह गाड़ी बच्चों को, मतलब जो जैसे वर्तमान समय में बैटरी रिक्शा होता है, तो ऐसे जुगाड़ गाड़ी बनाई गई, जिसमें बच्चे बैठ करके आसानी से स्कूल तक जाते हैं। और यह पाठ है कौन सा, याद रखिएगा, यह पाठ है चलो चले स्कूल। कौन सा पाठ है, यह पाठ है चलो चले स्कूल। तो याद रखिएगा प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को स्कूल लेकर के जाने के लिए दुर्गम, मतलब जहां बच्चों का विद्यालय दूर है, बच्चों का स्कूल दूर है, वहां तक बच्चों को लेकर के जाने के लिए क्या किया गया कि स्कूल तक ले जाने के लिए जो जुगाड़ गाड़ी का प्रयोग किया गया, उसी को करा कि जुगाड़ गाड़ी का वर्णन ऑप्शन नंबर सी, चलो चले स्कूल, चलो चले स्कूल। क्लियर हुआ। आगे की ओर बढ़िए। प्रश्न नंबर 16, जानवरों के कान के संदर्भ में असत्य कथन। ये मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। करा जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं। करा जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। यहां पर यह भी कर सकते हैं कि वे बच्चे देते हैं। ठीक है। कह रहा मगरमच्छ त्वचा के कंपन के माध्यम से आवाज को सुनता है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। चलिए मैक्सिमम कमेंट करेंगे, मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए, मैक्सिमम का मेरे भाई, मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए, मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए, मैक्सिमम का जवाब। चलिए मैक्सिमम के द्वारा जवाब दिया जाना चाहिए, मैक्सिमम के द्वारा जवाब दिया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैक्सिमम के द्वारा जवाब आना चाहिए। और चलिए कुछ मुझे कहना था आपसे, लेकिन अभी बाद में मैं कहूंगा, अभी नहीं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं अभी थोड़ी देर बात करूंगा, पहले प्रश्न कवर करिए। देखिए, जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते, उनके शरीर पर बाल होते हैं। जिन जानवर के अच्छा दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। ये बात सही है भाई। हाथी, घोड़ा, गधा, आप इसको उदाहरण के तौर पर देख सकते हो। कह रहा जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, जैसे सांप, जैसे सांप। कह रहा मगरमच्छ त्वचा के कंपन के माध्यम से आवाज सुनता है। तो देखिए इसके शरीर पर, मतलब यहां पर इसके आंखों के ठीक नीचे
कान के लिए छोटा छेद होता है। क्या होता है? छोटा छेद होता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये कंपन के माध्यम से सुनता है, इसको सुनने के लिए एकदम पतला सा, एकदम छोटा सा होल होता है, छोटा सा छेद होता है। तो ये आपका गलत है और कह रहा है इनमें से कोई नहीं। इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर क्या है? 16 का, चलिए बिल्कुल बिल्कुल मैक्सिमम का जवाब, मैक्सिमम का जवाब। आइए प्रश्न नंबर 17, हाथी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। देखिए हाथी आपसे एक बात और पूछ सकता है। देखो एक बात और क्या पूछ सकता है कि एनसीईआरटी में हाथी के बच्चे को किस नाम से संबोधित किया गया है? खुदा न खास्ता ये पूछ देगा तो याद रखिएगा, जैसे मैंने देखे पिछला वाला जो सेमिनार वो हुआ था आपका मैराथन, उसमें मैं पहली बार बताया था मैना, झटके से गर्दन आगे पीछे। बच्चों ने विरोध किया, अरे ये क्या बता रहे हैं, ये नई चीज कहां से ला दिए, और पूछ लिया था ना। देखिए बारीक चीजों पर आपका ध्यान है, बारीक चीजों पर ध्यान देना आपका एकदम निश्चित तौर पर कर्तव्य है, ये बात याद रखिएगा, इससे आप बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे। तो देखो क्या कर रहा है, अगर आपसे पूछ ले कि एनसीईआरटी आसपास में हाथी के बच्चे को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो देखिए नंदू कहा गया है। अब इसमें देखिए एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। कह रहा एक हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे आराम करते हैं। इनके 3 महीने के बच्चे का वजन 300 किलोग्राम होता है। और डी कह रहा है एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। चलिए मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए, मैक्सिमम का कमेंट बिल्कुल। लेकिन देखिए ये स्पीड बहुत कम है, बहुत कम स्पीड है भाई, इससे इतने से कैसे काम चलेगा? स्पीड और तगड़ा होना चाहिए, स्पीड और तेज बिल्कुल। चलो देखो क्या कर रहा है हाथी। मैं पिछली बार भी देखे, मैंने आगाह किया था प्रश्न पूछ सकता है, हो सकता है पलट के पूछे। अभी देखो समझो कैसे। हाथी का अधिकांशतः हाथी किस रंग के पाए जाते हैं? आप बताओगे अधिकांशतः हाथी पाए जाते किस रंग के? काले रंग के पाए जाने के कारण इनको अधिक लगती है क्या? आप बताओगे गर्मी। अधिकांशतः हाथी किस रंग के पाए जाते हैं? काले। और काले रंग के पाए जाने के कारण अधिकांशतः इनको लगती है क्या? गर्मी। और ये अपनी इस गर्मी को दूर करने के लिए ये गंदे पानी, मतलब पानी में ये खेलना पसंद करते हैं। तो इसमें कहा गया कि नंदू गंदे पानी में खेलना पसंद करता है। तो देखिए ये बात समझ में आया कि अधिकांशतः हाथी काले रंग के पाए जाते हैं। काले रंग के पाए जाने के कारण इनको अधिक गर्मी लगती है और इसके कारण ये गंदे पानी में सर्वाधिक खेलना पसंद करते हैं। ये भी बात समझ में आ गया। और याद रखिएगा, इसके अलावा और क्या याद रखना है आपको? जो हाथी के बड़े बड़े कान होते हैं और इस कान का प्रयोग वह किसके लिए करता है? तो याद रखिएगा वह कान का प्रयोग सुनने के साथ साथ अपने शरीर को हवा देने के लिए भी करता है। ऐसे फटफट हिलाता है तो अपने शरीर को हवा देने के लिए भी करता है। तो ये एक्स्ट्रा बातें समझ में आ गई। देखो क्या करा है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम, तो ये कहा गया कि 1 कुंतल, तो 1 कुंतल का मतलब ही हो गया कितना? 100 केजी। तो ये बात पूरी तरीके से पत्तियां झाड़ियां खा लेता है, सही बात है। एक हाथी दिन में देखो सबसे कम आराम करने के लिए जिराफ कहा गया है, लेकिन जिराफ के बाद दूसरा सबसे बड़ा हाथी, और अगर जिराफ ऑप्शन में नहीं तो सबसे कम आराम करने में पूछा हुआ प्रश्न है हाथी, याद रखना। तो इज द राइट आंसर आपका मतलब 2 से 4 घंटा। फिर करा इसके 3 महीने के बच्चे का वजन, तो ये 300 ना हो करके बल्कि कितना केजी? 200 केजी होता है या कितना होता है? तो याद रखिएगा यह 2 कुंतल होता है। तो ये गलत हो गया और ये गलत है, तो ये हमारा जवाब है। और इसके झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे रहते हैं। और सुनिए एक बात और कहा गया है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में कि लगभग 14 से 15 वर्ष का जब नंदू होगा तो वह झुंड को छोड़ देगा। मतलब इसके नर बच्चे 14 से 15 साल में जो झुंड को छोड़ देते हैं। दूसरी बात, इसके झुंड में 10 से 12 हाथिनियां और बच्चे होते हैं
और इनका नेतृत्व हाथी नहीं करती है, मतलब हमेशा इनका नेतृत्व मादा करती है और इसके झुंड में लगभग 10 से 12 बच्चे होते हैं, ये याद रखिएगा। इस प्रकार हमने कंप्लीट कर दिया हाथी को, हमने कंप्लीट कर दिया हाथी को। चलिए मैक्सिमम, मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए, मैक्सिमम का जवाब। चलिए मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए, मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आगे की ओर बढ़िए। चलिए आगे की ओर, प्रश्न नंबर 18, असत्य कथन की पहचान करें। बहुत शानदार प्रश्न होगा, देखिए इसको थोड़ा सा क्या कह रहा है, खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, इसके पेड़ की छाल दवा के रूप में काम आती है, कह रहा इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं, कह रहा यह वृक्ष भारत में नहीं पाया जाता। चलिए फास्ट कमेंट करें, मैक्सिमम के द्वारा कमेंट किया जाएगा, मैक्सिमम कमेंट करेंगे, मैक्सिमम के द्वारा कमेंट किया जाएगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम कमेंट करेंगे, मैक्सिमम, तब से हम 2 घूंट पानी पी लेते हैं। मैक्सिमम कमेंट करेंगे, मैक्सिमम कमेंट आना चाहिए मेरे भाई। चलिए देखिए, खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, बिल्कुल ये बात सत्य है। इसके पेड़ की छाल दवा के रूप में काम आती है। इसमें यह भी कहा गया कि इसके पेड़ की जो छाल है यह दूर दराज तक के लोग आते थे और उसको लेकर के जाते थे। यह भी बात पूरी तरीके से क्या है, यह भी बात पूरी तरीके से सही है। कह रहा है इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं, यह भी बात पूरी तरीके से सही है। कह रहा है यह वृक्ष भारत में नहीं पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, यह भारत के राजस्थान के मरुस्थल में, कहा, यह भारत के राजस्थान के मरुस्थल में भी पाया जाता है। तो इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चले मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए। देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्त, ऐसे नहीं यार। इतना लगभग 13,000 संख्या पहुंच रही है आपकी, 13,000 आप लाइव हो और इतना स्लो कमेंट कर रहे हैं, बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा। बिल्कुल ये चीजें बिल्कुल, मतलब मैंने एक ही बात बताया, आपके कमेंट करने की गति से मैं असंतुष्ट हूं। सब ठीक है, कमेंट करने की गति से मैं असंतुष्ट हूं, बस इतना बात याद रखिए। फास्ट कमेंट करिए भाई, इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 18 आइएगा, प्रश्न नंबर 19, असत्य कथन की पहचान करिए। बहुत शानदार प्रश्न है। मधुमक्खी पालन प्रमुख रूप से बिहार राज्य में किया जाता है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। अक्टूबर से दिसंबर का समय जो कह रहा मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, मधुमक्खी पालन की बात कर रहा है और डिब्बे में जो जल और चीनी का घोल, मतलब डिब्बे में जल चीनी का घोल मिला करके पानी रखा जाता है। तो ये जो पानी और चीनी का घोल जो पानी मिला करके रखा जाता है, उससे इनको शहद बनाने में आसानी होती है। तो देखिए मधुमक्खी का पालन बिहार राज्य में किया जाता है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा मधुमक्खी का पालन बिहार में होता है। यह बात पूरी तरीके से क्या है, सही है। कह रहा लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। जो लीची के फूल, जो लीची का फूल, लीची का फल नहीं, जो फूल होता है वो सबसे मीठे फूलों में एक माना जाता है और इसके रस को चूस कर सबसे कम समय में सबसे ज्यादा शहद का निर्माण किया जा सकता है। तो आपका बी भी सही है। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खी के अंडे देने का होता है। ये बिल्कुल इनका जो सबसे पीक समय होता है, ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अंडे देती है, मतलब सबसे ज्यादा वहां से शहद प्राप्त होता है। ये भी सही है, मतलब इसमें से कोई गलत नहीं है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 के लिए मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए, मैक्सिमम का जवाब। चलिए क्या बात है, मैक्सिमम मैक्सिमम। चलिए आइए प्रश्न नंबर 20, असत्य कथन की पहचान करें। ये देखिए, अगर थोड़ी सी चलिए अगर आप समझदारी दिखाएंगे तो 20 का जवाब आपका सही होगा। क्या कह रहा है, असत्य कथन की पहचान करिए, गलत आंसर बताइए। मधुमक्खी की तरह चींटियां मिलकर के रहती है, मतलब समूह में रहती है। बी कह रहा रानी चींटियां अंडे देती है। कह रहा सिपाही चींटी भोजन की व्यवस्था करती है। कह रहा दीमक और तोता समूह में रहते हैं। यह पूछा हुआ प्रश्न है दोस्त, पूछा हुआ प्रश्न है, बिल्कुल जवाब देंगे, बिल्कुल मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए। भाई इतने से काम नहीं चलेगा, और फास्ट करिए।
चलिए मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए, मैक्सिमम का जवाब, मैक्सिमम का जवाब। मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए। चलिए देखो, समझो बात को, देखिए क्या करा है। मधुमक्खी की तरह चींटियां मिल करके रहती हैं। मधुमक्खी एक छत्ते में उनकी संख्या अनगिनत होती है। तो आप ये देखो ना, एक चीनी का दाना गिरा दो, 4-5 चींटियां खींच करके लेके जाती है। बताओ, एक रोटी का छोटा सा एकदम बुरादा गिरा है, 4-5 चींटियां खींच करके लेकर के जा रही है। बताओ, बिना समूह के संभव है? मतलब सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। रानी चींटियां अंडे देती है। देखिए 3 प्रकार की चींटियां होती हैं, रानी चींटी, सिपाही चींटी और कार्यकारी चींटी। कितनी चींटियां? 3। सिपाही चींटी, रानी चींटी और कार्यकारी चींटी। देखिए रानी चींटियां जो होती है वह अंडे देती हैं। सिपाही चींटियां जो होती है वह बिल का देखभाल करती है। और जो कार्यकारी चींटियां होती हैं वह मूल रूप से भोजन को ढूंढ करके लाती है। करा सिपाही चींटी भोजन की व्यवस्था करती है। यह सिपाही चींटी नहीं करती है, बल्कि करता है कौन? तो याद रखना, यह करती है कार्यकारी चींटी। तो आपका गलत हो गया ऑप्शन नंबर सी, चूंकि आपसे पूछा ही है सत्य कथन। सी होगा दीमक और तोता। तो तोता नहीं बल्कि तोतैया होता है। तो ये समूह में रहते हैं। तो मतलब ए, बी और डी सही है, गलत है सी। गलत है सी क्यों? तो याद रखिएगा, क्योंकि रानी चींटियां अंडे देती है, सिपाही चींटी तो ये याद रखिएगा ये बिल की रक्षा करती है। क्या करती है? बिल की रक्षा करती है। और कार्यकारी चींटी जो होती है ये व्यवस्था करती है किसका? आप बताओगे मेरे भाई, ये व्यवस्था करती है भोजन का। और दीमक और तोतैया ये समूह में रहते हैं। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। मैक्सिमम का जवाब आ रहा है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं नहीं कहूंगा तो आप शेयर नहीं करोगे क्या? मतलब हद हो गई। ये संख्या अब तक 20,000 पहुंच गई होती जिस हिसाब से मैंने कंटेंट उठा करके रखा है। अगर आप एक शेयर नहीं कर रहे हैं तो क्या मतलब होगा? लेकिन मैं एक बात केवल आपसे कह रहा हूं, अगर ये संख्या 15,000 अगर क्रॉस कर गई, वीडियो प्राइवेट नहीं करूंगा, बस सीधी सी बात। नहीं तो इंपॉर्टेंट मैटर है, ये प्राइवेट होगा, बाकी कोई दो राय नहीं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आपकी जो मर्जी हो करिए, ठीक है। चलिए आगे की ओर। तो क्या कह रहा था? अच्छा ये हो गया। आइए नेक्स्ट, रेल टिकट से प्राप्त जानकारी नहीं है। यात्रा नामक चैप्टर से बिल्कुल शानदार जवाब आपका आना चाहिए। ट्रेन का नंबर टिकट पे नहीं होता, सफर शुरू होने की तारीख नहीं होती, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर नहीं होता, यात्री का नाम और लिंग नहीं लिखा होता है। देखिए यहां टिकट से मतलब कौन सा है? तो याद रखिएगा विंडो टिकट से है। किससे है? याद रखना विंडो टिकट से है, विंडो टिकट से है। देखिए ट्रेन का नंबर, तो देखिए ट्रेन का नंबर, उसका नाम, ट्रेन का नंबर और उसका नाम, ये दोनों बातें होती है। हाँ होता है। सफर शुरू होने की तारीख और समाप्त होने की तारीख, समाप्त होने की तारीख, और इसके अलावा तारीख के साथ उसका समय, ये आपका इस पे दिया हुआ होता है। बर्थ एवं डिब्बे का नाम, तो देखिए बर्थ का मतलब सीट संख्या, तो ये भी होता है। A1 में आपका 56वां सीट है, A2 में इतना है, इस तरीके से होता है। और कह रहा डिब्बे का नंबर, तो जो हमने कहा A1, B1, C1 ये डिब्बे का नंबर है, और 26, 27, 28 उसमें बर्थ का नंबर होता है। कह रहा यात्री का नाम और लिंग, तो याद रखिए जो आप टिकट कटाते हैं उस पर नाम नहीं होता है, केवल लिंग होता है, मेल और फीमेल, और उनकी लिखी होती है क्या? उनकी लिखी होती है आयु। मतलब आपका डी गलत है, और अगर ये गलत है तो चूंकि प्राप्त जानकारी नहीं है, आपको निगेटिव चाहिए था। इज द राइट आंसर क्या होगा? इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए लेकिन देखिए यही चीज अगर आप सोच रहे हो किसके बारे में, अगर आप सोच रहे हो कि ये चीजें जो आप
ऑनलाइन टिकट कराते हैं तो ऑनलाइन टिकट में नाम होता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में विंडो टिकट का जिक्र किया है। किसका? विंडो टिकट का जिक्र किया गया है, इसलिए यह बात याद रखिएगा। यह आया हुआ प्रश्न है, अधिकांश बार पूछा गया है। चलिए आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, कर्णम मल्लेश्वरी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ये वेट लिफ्टर है। ध्यान दीजिएगा, ये वेट लिफ्टर मतलब भारोत्तोलक, भार उठाने वाली है। बी करा ये 12 साल से वेट उठाने का कार्य कर रही है। सी करा वर्तमान में ये 130 किलोग्राम वजन उठाती है और इन्होंने भारत के बाहर 50 से अधिक मेडल जीते हैं। राइट आंसर आप कमेंट करेंगे। देखिए ये एक वेट लिफ्टर है, बिल्कुल सही है। और ये देखिए कर्णम मल्लेश्वरी, अधिकांश बार आपसे पूछा गया है, ये 12 साल से वेट उठाने का कार्य 12 साल से अधिक कर रही है, ये भी बात सही है। कह रहा वर्तमान में 130 किलोग्राम तक उठा लेती है, ये भी बात सही है। इन्होंने भारत से बाहर 50 न जीत करके बल्कि कितने मेडल जीते हैं? 29। कितने? मतलब ये 50 न जीत करके 29 जीते हैं। इसका मतलब गलत जवाब है डी, और गलत है तो आपको चूंकि असत्य बताना था। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे आइए प्रश्न नंबर 23 पर चलते हैं। मधुबनी के संदर्भ में उपलब्ध मतलब दी गई जो संदर्भ है उसमें असत्य कथन की आपको पहचान करना, निम्नलिखित में से आपको गलत बताना है। बिहार में मधुबनी नामक एक जिला है, इसमें घर की दीवारों और आंगन में चित्र बनाए जाते हैं, पीसे हुए चावल के घोल में रंग बनाए जाते हैं और इनका रंग मशीनों के द्वारा तैयार होता है। चलिए एक प्रश्न के लिए, इसके लिए मैं कमेंट लूंगा, आपका फास्ट कमेंट आना चाहिए, मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए। प्रश्न नंबर 23 के लिए मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए। तब से सुनते रहिए और कमेंट करते रहिए। मधुबनी बिहार का एक जिला है और यह मधुबनी प्रमुख रूप से पेंटिंग के लिए, मधुबनी पेंटिंग बिहार का फेमस है, कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है। तो मधुबनी जिला भी है और उस जिले का नाम वहां की कलाकारी के आधार पर पड़ा है। तो यह बात तो समझ में आया कि मधुबनी, बिहार में मधुबनी नामक एक जिला है, बिल्कुल सही है। इसमें घर की दीवारों और आंगन में चित्र बनाए जाते हैं, यह भी बात पूरी तरीके से सही है। कह रहा है कि पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। तो देखिए एक बात ध्यान दीजिए, पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। क्यों? तो याद रखिएगा, बनाए जाते हैं चित्रों में उभार लाने के लिए। क्या करने के लिए? जो चावल का जो पिसा घोल होता है ना, उसको ले पे चिपका देते हैं, चिपकने से उसमें उभार आ जाता है, समझ रहे हैं ना? तो वो चीजें कह रहा है इनका रंग मशीनों द्वारा तैयार किया। इसमें देखिए गलत दिया है, ये क्या कह रहा है? इसमें प्राकृतिक रंग का प्रयोग किया जाता है। और प्राकृतिक रंग कैसे बनाए जाते हैं? जैसे आपका नील हो गया, हल्दी हो गई, ऐसे जो पेड़ों की पत्तियां हो गई, इनको लेकर के, इनको कूट के, इनको क्या करते हैं? इनको हम गार लेते हैं और उनका जो रस निकलता है उसी को हम रंग के तौर पर प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार से प्राप्त रंग को हम कौन सा रंग बोलते हैं? इस प्रकार से प्राप्त रंग को हम प्राकृतिक रंग बोलते हैं। इसका मतलब गलत है ऑप्शन नंबर डी, और गलत है तो यही है आपका सही जवाब। ये गलत है तो इसका सही जवाब यही है, बिल्कुल मैक्सिमम। चलिए मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए, मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए, बिल्कुल मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए, मैक्सिमम का जवाब। चलिए आगे की ओर बढ़िए। प्रश्न नंबर 24, निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। निम्नलिखित में से कह रहा असत्य कथन की पहचान करें। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी खाई जाती है। बी कह रहा केरल में केले के फूल की सब्जी खाई जाती है। कह रहा महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूल की सब्जी खाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करेंगे। लेकिन आप एक बात बताओ, मतलब इतना हो गया है क्या? मैं नहीं कहूंगा तो नहीं करोगे लाइक, मतलब मैं चिल्लाते चिल्लाते ऐसा लग रहा है कि जान बाहर आ जाएगा। अब बताओ क्या करें? जान निकाल करके बाहर दे दे क्या है आपको एक लाइक करने के लिए? मतलब ये इतनी वेरिएबल है कि 13,000 के आसपास पहुंचने वाली संख्या और 6-7 हजार ने लाइक किया है। बताओ क्या करें? हम जान निकाल करके दे दें आपके लिए? समझते ही नहीं। मतलब आपके लिए चाहे जितना टीचर दिन भर पढ़ाए, शाम को फिर अलग से व्यवस्था करके ला करके दे रहा है। हद है मतलब इस बात का। चलिए ठीक है, आपको कोई बात नहीं, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर आइए। बिल्कुल ये जोश नहीं रुकना चाहिए। क्या करा, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी खाई जाती है, बिल्कुल सही है। केरल में केले के फूल की सब्जी खाई जाती है, भी बिल्कुल सही बात है। कह रहा महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूल की सब्जी खाते हैं, यह भी पूरी तरीके से सही है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब ए बी सी तीनों सही है। आपका सत्य तो इसमें से कोई नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है, दादी मां के नुस्खे लिखा है, नुस्खे होगा, ध्यान दीजिएगा, नुस्खे। दादी मां के नुस्खे किस प्रकरण का भाग है, नानी के घर तक, कान कान में, फुलवारी और करा इनमें से कोई नहीं। चलिए बताएंगे, मैक्सिमम जवाब देंगे कि दादी मां के नुस्खे किस प्रकरण का भाग है। कह रहा है कि नानी के घर तक, कान कान में, कह रहा फुलवारी और कह रहा इनमें से कोई नहीं। चलिए मैक्सिमम कमेंट करेंगे, मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए, मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए। चलिए बिल्कुल शानदार जवाब, बिल्कुल बिल्कुल आगे की ओर बढ़ेंगे। मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए, मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए। चलिए मैक्सिमम का जवाब आ भी रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो देखो, आप देखो, समझो, समझिए बात को। दादी मां के नुस्खे बताती है, दांत दर्द करने पर लौंग दबा लेना चाहिए, और अगर बुखार हो तो अजवाइन, ठंड लग जाए तो अजवाइन, जीरा, इन सभी चीजों के बारे में, ये घरेलू नुस्खे के बारे में कहती है। और ये बात है कहां पर, मतलब दादी मां की फुलवारी, और उसमें विविध प्रकार के घरेलू उपचार के पौधे। मतलब दादी मां का संबंध किससे, फुलवारी से, और वह फुलवारी में विविध प्रकार के घरेलू उपचार के नुस्खे। अब देखिए इसमें जानबूझ करके मैंने रखा नानी के घर तक। आप दादी मां के नुस्खे नानी के घर तक, आप तुरंत टिक मार दोगे और आपका गलत हो जाएगा। याद रखना, इज द राइट आंसर क्या होगा, इज द राइट आंसर आपका, इज द राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, फुलवारी। आओ प्रश्न नंबर 26। पोचमपल्ली गांव में अधिकांशतः किस पेशे के लोग निवास करते हैं। मैंने आपको कई बार बताया, सबसे पहले सारे लोग ये कमेंट कर दो कि पोचमपल्ली है कहां, सभी लोग कमेंट कर दो पोचमपल्ली कहां है, बताओ। पेंटिंग, कृषक, बुनकर, कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए मैक्सिमम कमेंट करेंगे, देखिए पोचमपल्ली कहां है और इसका सही जवाब क्या है। चलिए मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए, मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए मेरे भाई, मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए। चलिए मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए, मैक्सिमम का जवाब, बिल्कुल बिल्कुल, पोचमपल्ली। चलिए प्रश्न नंबर 26, मैक्सिमम का जवाब आ रहा है, मैक्सिमम का जवाब आ रहा है। चलिए मैक्सिमम सी बता रहा है। देखो सबसे पहले तो अधिकांश लोग जानते हैं कि पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में है, लेकिन आप याद रखना ये वर्तमान समय में कहां है, आपको याद रखना ये तेलंगाना में है। कभी फंसा देगा आपको, ये बदल चुका है, ये आंध्र प्रदेश जब से बटा तेलंगाना, ये तेलंगाना में चला गया, किसी दिन फंस जाओगे, याद रखना। दूसरी बात ये कह रहा है कि पोचमपल्ली, तो पोचमपल्ली गांव के लोग अधिकांशतः बुनकर हैं, और ये पोचमपल्ली की बुनाई पूरी भारत में, ये सब मतलब भारत के, ये दुनिया में फेमस है, इसको याद रखना। प्रश्न नंबर 26 का, प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर, प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आएंगे प्रश्न नंबर 27 पढ़ेंगे कि किल जैसी दिखती हूं पर मैं एक कली हूं। उपर्युक्त लाइनें कह रहा, उपर्युक्त लाइनें बताइए कि हमें किसका बोध कराती है। चलिए मैक्सिमम कमेंट करेंगे, मैक्सिमम कमेंट करेंगे, मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए, मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए दोस्त, मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए, मैक्सिमम का। चलिए देखिए, किल जैसी दिखती हूं पर मैं एक कली हूं, उपर्युक्त लाइनें हमें यह बोध कराती है। देखो लड़की का संबंध नहीं है भाई ये बात कर रहा है काली मिर्च का। ये देखिए ये बात किसकी कर रहा है, तो ये इस तरीके से ये बात कर रहा है किसकी, सॉरी सॉरी, काली मिर्च नहीं, लौंग की बात कर रहा है, सॉरी सॉरी, बी इसका राइट आंसर क्या है, लौंग। क्या है इसका राइट आंसर, क्या है, लौंग है। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लौंग होगा। क्या सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका जवाब, सही जवाब क्या है, लौंग। चलिए आइए प्रश्न नंबर 28, बाजरा की खिचड़ी और कढ़ी पकौड़ा किस राज्य के लोग सर्वाधिक पसंद करते हैं। चलिए मैक्सिमम कमेंट करेंगे,
मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए। कह रहा हरियाणा के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, ओडिशा के लोग, और कह रहा क्या पंजाब के लोग। चलिए मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए, मैक्सिमम का कमेंट। देखो अगर हम बात करते हैं पंजाब का, तो आप जानते हो चने का साग मक्के की रोटी, चने का साग मक्के की रोटी। जम्मू कश्मीर में मैं बताया था आपको, तो ध्यान दीजिएगा जम्मू कश्मीर का कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, जैसे जम्मू कश्मीर का जैसे केसर युक्त जो चीजें होती है, मूल रूप से ध्यान दीजिएगा, जो केसर युक्त चीजें होती है वो यहां पे प्रसन्न की जाती है। और हरियाणा के लोग सर्वाधिक संख्या में, या कह सकते हैं सबसे प्रसिद्ध होता है क्या, बाजरा की खिचड़ी व कढ़ी पकौड़ा। इसके अलावा और याद रखिएगा, जैसे मध्य प्रदेश भुट्टे की खीर, मैं बताया था भुट्टे की खीर, बिहार लिट्टी चोखा, केरल तो आप जानते हैं टैपियोका, किसी भी खाने में नारियल पड़ा हुआ, नारियल के तेल में पकी हुई मछली, गोवा, ये सब आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 28 का, प्रश्न नंबर 28 का, प्रश्न नंबर 28 का राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 28 का राइट जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर बढ़ो, प्रश्न नंबर 29। ये आक्रामक लिख गया है, ये कह रहा कि संक्रामक होगा। जी देखिए, चूंकि पूरी दुनिया संक्रामक बीमारियों के दौर पर है, तो कह रहा संक्रामक बीमारी कौन सी है? हार्ट अटैक है, स्कर्वी है, मलेरिया है, और कह रहा कैंसर है। चलिए कमेंट करके बताएंगे, संक्रामक बीमारी निम्नलिखित में से कौन सी है? संक्रामक बीमारी बताएंगे, संक्रामक बीमारी। चलिए संक्रामक बीमारी बताएंगे, संक्रामक बीमारी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए हार्ट अटैक ये संक्रामक बीमारी नहीं है, स्कर्वी नहीं है, करा मलेरिया और कैंसर, तो कैंसर भी नहीं है, मलेरिया। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोटोजोआ आपसे प्रश्न पूछ सकता है किसके माध्यम से, याद रखिएगा प्रोटोजोआ किसके माध्यम से, तो याद रखना प्रोटोजोआ मतलब प्रोटोजोआ मूल रूप से जो आपने इसमें जाना क्या, प्लाज्मोडियम, क्या प्लाज्मोडियम। तो ये याद रखिएगा किसके माध्यम से, प्लाज्मोडियम, ये प्रोटोजोआ के माध्यम से। और यह एक प्रकार की कैसी, तो याद रखिएगा यह एक प्रकार का संक्रामक है, यह एक प्रकार का कैसा है, तो याद रखिएगा कि यह एक प्रकार का संक्रामक है। ध्यान दीजिएगा यह एक प्रकार की कैसी बीमारी है, याद रखिएगा यह एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है। यह एक प्रकार की कैसी, तो यह एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है। क्लियर हुआ? यह कैसी, तो यह एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है। ठीक है, चलिए मैं 30वां प्रश्न नहीं कराऊंगा, संख्या आज की 15,000 भी नहीं पहुंची, 30वां प्रश्न मैं नहीं कराऊंगा। कल मैं ये सोच रहा हूं फिर से टॉप 30 लाऊं। अब ये एसी एनसीईआरटी का पार्ट 2 ये आपके, ठीक है, ये आप वीडियो समाप्त हो रहा है, आप कमेंट करिए और अभी लिखिए क्या मैंने आपके लिए मेहनत किया कि नहीं, और अगर किया हूं बिना लाइक करे आप नहीं जाएंगे, बिना लाइक किए आप नहीं जाएंगे। और अगर आपको लग रहा हो कि मैंने मेहनत किया, अगर लग रहा हो कि ऐसे प्रश्न फसाऊ प्रश्न होते हैं एग्जाम में, ऐसे ही प्रश्न आपके एनसीईआरटी में उठा करके पूछे जाते हैं, अगर हां तो ऐसा प्रयास मेरे द्वारा आपके लिए लगातार जारी होगा। आप चाहे शेयर करिए चाहे मत करिए, आप चाहे लाइक करिए चाहे मत करिए, लगातार जारी रहेगा। मैं आप सभी का आभारी हूं, इतनी बड़ी संख्या, इतनी भारी संख्या में आप देख रहे हैं। और देखें बस सिर्फ एक बात, चंद्रा इंस्टीट्यूट सफलता का पर्याय, चंद्रा इंस्टीट्यूट सफलता का पर्याय। मतलब मैं इतना थक गया था, लेकिन फिर भी वागे सर ने कहा ना, बच्चों के साथ अगर कमिटमेंट किया है तो आप चाहे बीमार भी हो जाकर के दीजिए। और मैं आया और कदापि मेरे चेहरे पर सिकन नहीं दिखी आपको लेकर के। आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत आभार। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, माता रानी से आराधना करूंगा, आपका जो भी लक्ष्य है वो इस वर्ष आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। आप निश्चित तौर पर अपने मंजिल की अधिकतम ऊंचाइयों की ओर जाएं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप सभी लोगों को गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। यूपी टेट सुपर टेट के लिए आप सभी भाई बहनों को दिया जाने वाला भारी डिस्काउंट अब 30 दिसंबर तक उपलब्ध है। सभी भाई बहनों के लिए ये अंतिम अवसर है। निश्चित रूप से 5 दिसंबर और 15 दिसंबर का जो बैच यूपी टेट और सुपर टेट का प्रारंभ हुआ है, ये अंतिम बैच आप सभी भाई बहनों का कैसे आप प्रवेश लेंगे इसके विषय में हम आपको बता दे रहे हैं। पहली बात तो प्ले स्टोर से चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद ऐप आप डाउनलोड करेंगे। क्रिएट अकाउंट को आप क्रिएट कर लेंगे। पहले से आईडी आपकी बनी हुई है तो लॉगिन आप कर लेंगे, और अगर आप आईडी पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पे क्लिक कर लेंगे। टीचिंग जॉब में आपको यूपी टेट और सुपर टेट का कोर्स आपको मिल जाएगा। कोर्स की बात किया जाए तो 5 दिसंबर यूपी टेट का बैच है और 15 दिसंबर सुपर टेट का बैच उपलब्ध है। अब देखिए, बाई करने के बाद बाई करते समय एक चीज आप ध्यान रखिएगा, C2020 ये कूपन कोड हम आपको बता दे रहे हैं। जब ये कूपन कोड आप लिख देंगे और अप्लाई कर देंगे, उसके बाद आपका 50% डिस्काउंट हो जाएगा जो फीस आपको दिख रहा है। तो बाई करने के बाद मेरे भाई चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के बिल्कुल कल की क्लास शाम 7 बजे रहेगी, मतलब अपने टाइम पर ये चलती रहेगी। ठीक है, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। यूपी टेट सुपर टेट के लिए आप सभी भाई बहनों को दिया जाने वाला भारी डिस्काउंट अब 30 दिसंबर तक उपलब्ध है। सभी भाई बहनों के लिए ये अंतिम अवसर है। निश्चित रूप से 5 दिसंबर और 15 दिसंबर का जो बैच यूपी टेट और सुपर टेट का प्रारंभ हुआ है, ये अंतिम बैच आप सभी भाई बहनों का कैसे आप प्रवेश लेंगे इसके विषय में हम आपको बता दे रहे हैं। पहली बात तो प्ले स्टोर से चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद ऐप आप डाउनलोड करेंगे। क्रिएट अकाउंट को आप क्रिएट कर लेंगे। पहले से आईडी आपकी बनी हुई है तो लॉगिन आप कर लेंगे, और अगर आप आईडी पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पे क्लिक कर लेंगे। टीचिंग जॉब में आपको यूपी टेट और सुपर टेट का कोर्स आपको मिल जाएगा। कोर्स की बात किया जाए तो 5 दिसंबर यूपी टेट का बैच है और 15 दिसंबर सुपर टेट का बैच उपलब्ध है। अब देखिए, बाई करने के बाद बाई करते समय एक चीज आप ध्यान रखिएगा, C2020 ये कूपन कोड हम आपको बता दे रहे हैं। जब ये कूपन कोड आप लिख देंगे और अप्लाई कर देंगे, उसके बाद आपका 50% डिस्काउंट हो जाएगा जो फीस आपको दिख रहा है। तो बाई करने के बाद मेरे भाई चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के बिल्कुल सामने 3 लाइनें हैं, यहां पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे परचेज कोर्स आएगा। परचेज कोर्स के बाद ऑल वीडियोज, मॉडल पेपर, ये आपको विकल्प दिखाई पड़ेंगे। ऑल वीडियोज में यहां पे आपको लाइव क्लासेस बिंदास आप यहां पे देख सकते हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं। देखिए, ये कुछ मोबाइल नंबर हैं आपकी मदद के लिए, लेकिन एक बात आपको बताना चाहेंगे, बहुत अधिक कॉल होते हैं इसलिए नंबर बिजी हो सकते हैं, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से आपको एडमिशन प्रोसेस बताया है। आप प्रोसेस कर लीजिए और मुस्कुराइए। आप चंद्रा में हैं। तमाम जो चयनित भाई बहन हैं उनसे आप जरूर चंद्रा के बारे में आप पूछिए। पिछले वर्ष जिस तरह से सीधे पैसेज तक परीक्षा में आ गया था सुपर टेट के, यूपी टेट सुपर टेट में जिस तरह से सीधे सीधे चंद्रा इंस्टीट्यूट ने प्रश्नों को फंसाया है। चंद्रा इंस्टीट्यूट अलग से टीचर के अलावा एक्सपर्ट भी रखता है, ये केवल चंद्रा इंस्टीट्यूट करता है, ताकि हर हाल में हमारे भाई बहन सफल हों। एक मेहनती टीम से जुड़िए, समर्पित टीम से जुड़िए और हर हाल में सफलता हासिल करिए। धन्यवाद।